अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ याद शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, जिन खबरों पे मैं आज आपसे बात करूँगा उनमें सबसे पहली खबर तो यह है कि फ़ौज से मुज़ाकरात सिर्फ एक शर्त पर कि बैरकों में वापसी। दूसरी खबर यह है कि पीटीआई की तलबा तंजीम जो है ISF, उसकी एहतजाजी तहरीक क्या इमरान खान को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और तीसरी खबर यह है कि सदर आसिफ जरदारी के दस्ते रास्त जर्नैल को अहम तरीन नशिस्त पर तैनात कर दिया गया है। कहाँ किया गया है और ये कौन है। और आखिरी खबर यह है कि जमात इस्लामी ने जो बिजली की कीमतों पर धरना दिया वो क्या मुकम्मल धरना है, क्योंकि धरना तो मुज़ाकरात के बाद ख़त्म हो गया तकरीबन, लेकिन उस धरने के ख़त्म होते साथ ही हुकूमत ने बिजली ₹2.56 फ़ी यूनिट फिर महंगी कर दी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने धरना क्यों दिया था। वो तो बिजली की कीमतें कम करवाने गए थे, तो क्या हुकूमत ने उनको भी मामू बना दिया है। और कल जो जलसा गाह में नारे लगाए गए हाफिज़ हाफिज़, और जिस पर मोहसिन नकवी और अताउल्लाह तारड़ परेशान भी हो गए थे, वो समझे शायद आर्मी चीफ हाफिज़ आसिम मुनीर की हमायत में नारे लग रहे हैं। लेकिन फिर वो लियाकत बलोच का भला हो जो तकरीर कर रहे थे, उन्होंने कहा कि एक हाफिज़ आपके हैं और एक हाफिज़ हमारे भी हैं, जिस पर दोनों खसियाने होकर हंसते रहे। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या जमात इस्लामी ने जो मुज़ाकरात किए उनको नहीं मालूम कि हुकूमत ने फिर बिजली महंगी करने का ऐलान कर दिया है। क्या उनकी क़यादत को नहीं मालूम, क्या उनको लाइल्म रख के ये इजाफा किया गया। मेरा नहीं मानना, क्योंकि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब बड़े समझदार और बड़े, बल्कि आप समझें कि उनमें बड़ी जिद्दत है। वो सिराजुल हक साहब की निस्बत, या उनसे पहले जो मुनव्वर हसन साहब थे, या उससे पहले काजी हुसैन अहमद साहब थे, इन सब से ज़्यादा पढ़े लिखे और शऊर, मैं ये नहीं कह रहा कि उनका शऊर नहीं था, लेकिन मौजूदा जो गैजेट्स हैं, जो जिस मोबाइल फ़ोन में बहुत सारे गैजेट्स हैं, हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो इन तीनों साहिबान से बहुत ज़्यादा इनमें इन है, नई नस्ल के अमीर हैं। तो मुझे नहीं अब समझ आ रही कि उनको कैसे ये पता नहीं चला कि हुकूमत ने फिर बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया है। इसके बाद अगली खबर पे आऊँगा कि सदर आसिफ जरदारी के दस्ते रास्त जर्नैल को बड़ी अहम तरीन नशिस्त पर तैनात किया गया है। तो ये जर्नैल उनके साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर। और आपको याद होगा जब आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ बनाने के लिए, जब वो जिस वक्त ये आर्मी चीफ बने, जिन 6 जर्नैलों की फहरिस्त उसमें शामिल थी, उसमें 6ठे नंबर पे इनका नाम था, और ये जरदारी साहब की ईमा पर यह नाम डाला गया था। और आसिम मुनीर साहब ने जरदारी साहब को इनसे पीछे हटाने के लिए मोहसिन नकवी को इस्तेमाल किया था, जिसके सिले में मोहसिन नकवी, जो कि उनके करीबी अजीज़ भी हैं, उनको पहले निगरान वज़ीर आला पंजाब और उसके बाद फिर चेयरमैन PCB, और अब चेयरमैन PCB के साथ साथ वफाकी वज़ीर दाखिला जैसी अहम वजारत का कलमदान भी दिया गया है। और बकौल राना सनाउल्लाह और मियाँ जवेद लतीफ़ और दीगर लीगी रहनुमा कि वो तो वज़ीर आज़म से ज़्यादा भी ताकतवर हैं या डी फैक्टो वज़ीर आज़म हैं। और बल्कि राना सनाउल्लाह ने तो ये भी कहा कि उनकी मेहरबानी है कि वो वज़ीर आज़म नहीं बने, सिर्फ वफाकी वज़ीर दाखिला बने। अगर वो वज़ीर आज़म भी बनना चाहते तो उनको कोई रोक नहीं सकता था। तो ये मोहसिन नकवी की बुनियादी खिदमत थी, जिसकी वजह से उनको आसिम मुनीर ने, चूँकि उन्होंने जरदारी साहब को उस वक्त मनाया था लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर के नाम पर, कि उनको आर्मी चीफ की जगह पे आप आसिम मुनीर को, उन्होंने उनको डराया था जरदारी साहब को कि इमरान खान का मुकाबला सिर्फ आसिम मुनीर कर सकते हैं, कोई और जर्नैल नहीं कर सकता। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर के हवाले से हमारे एक बड़े प्यारे सहाफ़ी दोस्त हैं शाहिद असलम, उन्होंने एक तहकीकाती खबर सबसे पहले ब्रेक की थी जब इनका नाम आर्मी चीफ की दौड़ में आया था, जिसमें इनकी बतौर मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट, जब जरदारी साहब का पहला सदारत का दौर था, उस वक्त ये उनके मिलिट्री सेक्रेटरी थे, इनकी करप्शन के हवाले से और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बड़े होशरुबा इंकशाफात थे। अब इन्हीं लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर साहब को, जो 11 माह पहले अपनी आखिरी कोर जो शायद गालबन गुजरावाला थी से रिटायर हुए हैं, तो जरदारी साहब की ख्वाहिश पर इनको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE, जिसका कैपिटल अबू धाबी है और दुबई उसका बहुत मशहूर शहर है, और क्रिकेट के हवाले से शारजा बहुत मशहूर है, उसका सफ़ीर तैनात कर दिया गया है। तो कौम को मुबारक हो। जरदारी साहब के माली मफादात दुबई में और शरीफ ख़ानदान के लंदन में किससे छुपे हुए हैं, और इनको वहाँ का सफ़ीर तैनात करने का मकसद ये है कि वहाँ पर जरदारी साहब के मफादात की भी देखभाल होती रहे, वहाँ पे अयान अली भी मौजूद हैं, उनका भी ख्याल रखा जा सके। तो इनकी इस अहम तरीन जो इस वक्त के हमारे हालात हैं, उनमें जो अहम तरीन मुल्क हैं हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, उनमें एक UAE भी है जो हमारी मदद करता है, और जहाँ पर बहुत सारे लाखों पाकिस्तानी वहाँ पे मुलाजमतों के हसूल के लिए भी मुकीम हैं। वहाँ पे इनकी तैनाती से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौजूदा हुकूमत का एक ही मैनिफेस्टो है कि लुटो तो फुटो। अवाम का क्या हाल हो रहा है, इनको उससे कोई गर्ज नहीं।
तीसरी खबर ये थी कि पीटीआई की एहतजाजी तहरीक के ज़रिए क्या इमरान खान को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मैं सिर्फ कुछ फिगर्स आपके आगे रखूँगा इस हवाले से कि आज जो पेशावर में एहतजाज हुआ ISF का, उसमें तकरीबन चंद दर्जन स्टूडेंट्स मौजूद थे। ISF KPK के सदर के साथ चंद दर्जन शायद होंगे। तो उसमें उनको सिर्फ मैं ये बताता चलूँ कि जो इमरान खान को ये बेवकूफ़ बना रही है KPK की PTI की क़यादत के इन तलबा के एहतजाज ने हसीना वाजिद को घर भेजा, तो उस ज़िम्मे में मैं पहले आपको बताता चलूँ कि ये एहतजाज जो हसीना वाजिद के ख़िलाफ़ हुआ था, ये एक तो 15 सालों में उन्होंने जो अपोजिशन को जिस तरह दीवार से लगाया, और ख़ुसूसन जमात इस्लामी ने सबसे ज़्यादा इसमें बर्दाश्त किया। उनके ख़िलाफ़ जो टॉर्चर, उनको सेलों में रखा गया, फांसियों पे चढ़ाया गया। उसके बाद दूसरे नंबर पर खालिदा ज़िया, जो जनरल ज़िया की शायद अहलिया है, उनकी पार्टी थी, और उनको जिस तरह अंदर रखा गया, और जिस तरह जो आखिरी इंतखाबात थे उसमें मैसिव लेवल पर रिगिंग की गई, जैसे कि हमारे भी 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में धांधली हुई थी। तो उसका ये रिएक्शन था, एक जुलूस निकला, लेकिन उसमें आग उस वक्त लगी जब अवामी लीग की तलबा तंजीब के जो गुंडा नुमा अनासर थे, उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर फायरिंग करके वहाँ पे कुछ तलबा को शहीद किया। उसके बाद ये तहरीक शुरू हुई, और बांग्लादेश जिसकी आबादी 17 करोड़ है इस वक्त, और इसमें से सिर्फ 20 लाख लोगों ने ढाका में हसीना वाजिद के ख़िलाफ़ एहतजाज किया, और ये एहतजाज जो कर रहे थे इनमें से भी सिर्फ 5 लाख सड़कों पे थे, जो ढाका की कुल आबादी का सिर्फ 2.5% है। लेकिन ये 5 लोग मुत्तहद थे, और इनमें से आखिरी दिन तकरीबन 91 से ज़्यादा लोग शहीद हुए। 400 के करीब बताया जा रहा है कि लोग अब तक इसमें शहीद हो चुके हैं, और 91 सिर्फ आखिरी दिन शहीद हुए थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस यानी सीवियर लेवल की ये तहरीक थी। और उसमें आज वो क्लिप जो है वो बिल्कुल लाफानी क्लिप हो गया है, वो अमर हो गया है, जिसमें वो तालिब इल्म ने खुद को गोलियों के लिए पेश किया, पहली गोली खा के फिर सीना अपना सामने किया, फिर दूसरी गोली खा के किया, तो उसको तो अब गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया है। तो क्या इमरान खान को PTI की क़यादत बेवकूफ़ बना रही है कि तलबा एहतजाज के ज़रिए, जबकि दूसरी जानिब कल जितने सख्त अल्फाज आर्मी चीफ़ ने अपने वो उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल किए हैं, और जिस तरह उन्होंने वाज़ह कर दिया है कि कोई एहतजाज करने की इजाज़त नहीं होगी PTI को, किसी किस्म का कोई एहतजाज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और डिजिटल दहशतगर्द भी उनके जो करार दिए गए, तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल इमरान खान को कोई इस मामले में भूल होनी चाहिए कि ये चंद दर्जन तलबा जो हैं ये मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को मजबूर कर देंगे कि वो उनसे मुज़ाकरात करें। आखिरी खबर जो मैंने आपसे बात की कि फ़ौज से मुज़ाकरात की सिर्फ एक शर्त के बाइज़्ज़त उनकी बैरकों पे वापसी। ये अल्फाज महमूद खान अचकज़ई के हैं, जो उन्होंने पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहे। उनसे जब सहाफ़ियों ने सवाल किया कि फ़ौज से मुज़ाकरात के लिए इमरान खान ने क्या आपसे बात की है, तो उन्होंने जवाब दिया कि फ़ौज से अगर मैंने मुज़ाकरात करने हैं तो सिर्फ एक बुनियाद पे होंगे, या एक शर्त पे होंगे कि उन्हें ऑनरेबल रिट्रीट का रास्ता दिया जाए। किस तरफ? बैरकों की तरफ। दे शुड गेट आउट ऑफ पॉलिटिक्स, ये लफ्ज़ उन्होंने बोले, बिल्कुल एक ऑनरेबल रिट्रीट, और दे शुड गेट आउट ऑफ पॉलिटिक्स। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात इसलिए नहीं होंगे कि फ़लाने को हटाओ और फ़लाने को वज़ीर-ए-आज़म बना दो, या इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बना दो। ये उन्होंने कैटेगोरिकली सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कह दिया कि मुज़ाकरात सिर्फ़ और सिर्फ एक शर्त पे होंगे, वो ये है कि वो बाइज़्ज़त तौर पर अपनी बैरकों में वापस जाएँ और सियासत में अपना किरदार ख़त्म करें। महमूद खान अचकज़ई आज से ये बात नहीं कर रहे, वो आप समझें उनके वालिद, और वो खुद उनके वालिद बहुत लंबे अरसे तक जेल में रहे, और वो हमेशा से ये बात कर रहे हैं कि फ़ौज का सियासत में कोई किरदार नहीं होना चाहिए। वो असम्बली में उनकी जितनी भी मौजूदा टर्न्योर की भी आप तकरीर उठा के देख लें, वो एक ही बात कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का। अभी पिछले उनकी तकरीर में उन्होंने इस कौमी असम्बली पर, इस पार्लियामेंट पर लानत भेजी थी, जिस पर हुकूमती अरकान ने बड़ा शदीद एहतजाज किया, और वो हाजी इम्तियाज़ PTI के MNA की गुमशुदगी पे थी कि उनकी बूढ़ी ज़ईफ़ माँ से उनकी फ़ोन पे बात करवाई जाती है, लेकिन किसी को नहीं पता वो कहाँ पे हैं। अगर ये ऐवान अपने एक रुकन असम्बली का पता नहीं चला सकता, उसको बयाज़ाब नहीं करा सकता, तो उन्होंने उस पर लानत भेजी थी। और उस ऐवान में बैठे एक एक शख्स को महमूद खान अचकज़ई स्पीकर समेत, पहले उन्होंने स्पीकर को कहा था कि आप ये उदा छोड़े, आपने इसको बेवकूफ़ और बेतौकीर कर दिया है।
स्पीकर समेत वहाँ पे मौजूद हर रुकन असम्बली को पता है कि हाजी इम्तियाज़ इस वक्त किसकी कस्टडी में है, वो इस्टेब्लिशमेंट की कस्टडी में है, वो एजेंसियों की कस्टडी में है, और वो इसी बुनियाद पर उस ऐवान पे लानत भेज चुके हैं। और अब भी उन्होंने जो PTI की जानिब से ये बातें सामने आ रही थी कि महमूद खान अचकज़ई को नामजद किया जाएगा इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के, जिसकी आर्मी चीफ पूरा मुकम्मल इनकार कर चुके हैं, क्योंकि फ़ौज कभी भी इस तरह खुलकर सामने आकर मुज़ाकरात नहीं करती। वो हमेशा पस पर्दा चाहे यूनिफॉर्म में और चाहे बगैर यूनिफॉर्म के अपने लोगों को भेज के मुज़ाकरात करती है। तो महमूद खान अचकज़ई ने तो जवाब दे दिया है PTI को भी और फ़ौज को भी कि अगर मैं मुज़ाकरात करूँगा तो सिर्फ एक शर्त पे कि आप बाइज़्ज़त, आपको वापसी का रास्ता दिया जाए, बाइज़्ज़त ऑनरेबल रिट्रीट, और आप सियासत में मुदाखलत ना करें। मज़ीद खबरें भी आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।